स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन साइंस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट और टॉपिक होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किरचॉफ के नियम को देखा था। तो किरचॉफ के नियम के आधार पर व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आवश्यक संतुलन की शर्त को प्राप्त किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में आप सभी के लिए एक ट्विस्ट है। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज को जानेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन की आवश्यक शर्त को भी प्राप्त करेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है, ओम के नियम से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को आज पढ़ेंगे। बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि ओम का नियम 10th क्लास तक ही मान्य होता है, तो बहुत हद तक ये बात सही भी है। लेकिन आज उसी ओम के नियम का उपयोग करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन की आवश्यक शर्त को प्राप्त करेंगे और उम्मीद है यह तरीका आप सभी को बहुत बेहतर लगेगा। तो बस ध्यान से अभी से लेकर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में आप यह जरूर कहिएगा कि सर दिस इज द माइंड ब्लोइंग, रियली माइंड ब्लोइंग। तो पहले ये जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एक चित्र बनाया गया है। रियल में ये होता ही है कि यदि हम 4 प्रतिरोध ले लें और 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में इस प्रकार जोड़ें कि उनके 2 सम्मुख शीर्षों के बीच एक बैटरी और एक कुंजी लगी हो और उनके 2 अन्य सम्मुख शीर्षों के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा हो, तो इस व्यवस्था को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। या बहुत जगह पे यह भी लिखा जाता है या बहुत लोग बताता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रकार की व्यवस्था है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो चाहे वो तरीका से समझे चाहे इस तरीका से समझे, यहां पे यह जो आकृति में आप देख रहे हैं कि R1, R2, R3 और R4 ये 4 प्रतिरोध मिलकर एक चतुर्भुज बना रहे हैं और चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष इस वाले सम्मुख शीर्ष और इस वाले सम्मुख शीर्ष से आप देख रहे हैं क्या है, एक बैटरी जुड़ी हुई है, एक कुंजी जुड़ा हुआ है और इस वाले सम्मुख शीर्ष से यहां पे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ओम के नियम से व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने की कुछ चीजों को आपको मानना होगा। आप ये जानिए कि कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज तभी संतुलित होता है, तभी उसको संतुलन की अवस्था में माना जाता है जब इस बीच वाले ब्रांच से यानी गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। इट मींस IG इक्वल टू 0। अब आप सोचिए, यहां से जब हम स्विच को ऑन करेंगे, थोड़ा देर के लिए आप ये समझिए कि यहां से जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो धारा इस रास्ते बिंदु A पर आएगी और बिंदु A पर आएगी तो A से यह इस रास्ते होकर B तक पहुंचेगी या इस रास्ते होकर B तक पहुंचेगी। तो यहां अगर धारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहा है, इट मींस कि यहां इसका पोटेंशियल अधिक है और यहां इसका पोटेंशियल क्या है, कम है। तो यहां हमने यह मान लिया कि इसका पोटेंशियल जो है क्या है, V है और यहां पोटेंशियल हमने मान लिया V बराबर क्या है, 0 है। अब चूंकि यहां से धारा इसको मिलती है I1, इसको मिलता है I2 और यह I1 धारा जब यहां पे पहुंचता है तो इधर वाले इस वाले ब्रांच को, इस मिड वाले ब्रांच को कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जब इस वाले ब्रांच से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो किरचॉफ के पहले नियम से जब इधर कोई नहीं धारा जा रही है तो यह धारा सीधे यहां निकल जाएगी। तो यानी कि इस ब्रांच में हमारी धारा I1 है और यही धारा हमारे यहां इस ब्रांच में भी है, R3 वाले ब्रांच में भी है, तो यहां भी धारा हमारा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। सिमिलर अगर यहां से धारा I2 इधर इस डायरेक्शन में चलती है और चूंकि यहां से कोई धारा तो नहीं आ रही है, चूंकि IG बराबर 0 है, तो जो धारा यहां से यहां आ रही है वही धारा यहां से यहां जा रही है। तो यहां इस धारा को हम अगर I2 माने हैं तो इस धारा को हम क्या माने हैं, I2 ही मानेंगे। अब चूंकि यहां से यहां तक कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो क्या है, समान है। इट मींस अगर यहां पोटेंशियल x है तो यहां भी पोटेंशियल x होगा। यदि इस एजम्पशन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे तो बहुत ही आसान तरीका से ओम के नियम का प्रयोग करके आप आसानी से इसके संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे आपको मानना होगा कि संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 यानी इस वाले ब्रांच से हमारी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो अब ओम के नियम से
अब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, ये होता है ओम के नियम से। अब इस ओम के नियम से हम अगर यहां लिखें प्रतिरोध, प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए, अब प्रतिरोध R1 के लिए यहां देखें अगर हम, तो यहां पे V का क्या हो जाएगा? यहां का विभव और यहां का विभव, यानी कि यहां का विभव क्या है? V है, यहां का पोटेंशियल V है और यहां का पोटेंशियल X है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V माइनस X इक्वल टू करंट क्या है? I और प्रतिरोध क्या है? R, तो हो जाएगा I1 R1, इसको इक्वेशन हम मान लेंगे 1। इसी तरह अब यहां से अगर हम लिखें प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध, प्रतिरोध, इसी तरह अगर हम यहां लिखें प्रतिरोध R3 के लिए, यानी इसके बाद इसको अगर हम ले लें तो यहां हो जाएगा, यहां पोटेंशियल X है, यहां पोटेंशियल 0 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा X माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 R3, ये इक्वेशन हमारा हो गया 2। सिमिलर प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 को अगर देखा जाए तो यहां V है, यहां X है, तो यहां क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस X इक्वल टू I2 R2, और ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। और फाइनली प्रतिरोध, प्रतिरोध R4 के लिए, R4 के लिए यहां पोटेंशियल X है, यहां पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा X माइनस 0 इक्वल टू I2 R4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे कितना? 4। इस प्रकार आपने देखा कि और चूंकि इससे तो कोई हमारी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो यहां पे हम IG बराबर 0 पहले ही कर लिए हैं। अब हमको ये जो 4 इक्वेशन प्राप्त हुए, यहां पे हम समीकरण 1 भागा समीकरण 3, अगर समीकरण 1 भागा समीकरण 3 और समीकरण 2 भागा समीकरण 4 कर दें, समीकरण 1 भागा समीकरण 3 और समीकरण 2 भागा समीकरण 4 करें, तो अब देखिए समीकरण 1 भागा तो क्या हो जाएगा? V माइनस एक्स बटा V माइनस एक्स। समीकरण 1 और समीकरण 3 का LHS दोनों बराबर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 R1 अपॉन I2 R2। अब ये कट जाएगा तो इसको हम यहां लिख सकते हैं, ये कटेगा तो हो जाएगा 1 इक्वल टू I1 R1 अपॉन I2 R2। समीकरण हमारा हो जाएगा ये 5। अब सिमिलर यही काम अगर समीकरण 2 भागा समीकरण हम 4 करें तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0 बटा x माइनस 0 इक्वल टू I1 R3 अपॉन I2 R4। यहां से ये कट जाएगा, बचेगा 1 इक्वल टू I1 R3 बटा I2 R4। ये समीकरण हमारा हो जाएगा 6। अब अगर समीकरण 5 और 6 को हम बराबर कर दें तो यहां हो जाएगा समीकरण 5 एवं 6 से, तो समीकरण 5 और 6 से हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा I1 R1 अपॉन I2 R2 इक्वल टू I1 R3 अपॉन I2 R4। और यहां से I1 से I2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा बच जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। और यही संतुलन की आवश्यक शर्त होती है। तो इस प्रकार
आपने देखा कि ओम के नियम के आधार पर या ओम के नियम से कितनी आसानी से व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन की आवश्यक शर्त जो हमारा था R1/R2 = R3/R4 हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यह एक बिल्कुल नया तरीका है। आने वाले टाइम में यदि आपसे यह कोई प्रश्न पूछे, देखिए किरचॉफ के नियम से इसको बहुत लोग साबित करते हैं, किताबें भी किरचॉफ के नियम से साबित करती है, लेकिन आपको थोड़ा सा उससे अलग सोचना है। और जब आप कहीं से अलग सोचिएगा ना, तो यह लगेगा कि आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने यही नया करने का प्रयास किया कि ओम के नियम से हम व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन की आवश्यक शर्त को प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, वहां कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान हमसे जरूर पाइए। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।